और इस वक्त आइए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव आ रहे हैं। इंदौर की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। कुछ काले अंग्रेज हिंदुस्तान में ऐसे पैदा हो गए कि जिन्हें अंग्रेजी हम पे लाद दी। मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं, कुछ लोगों का षड्यंत्र था ये कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी के बजाय अंग्रेजी में करवाओ ताकि लाखों बच्चे वैसे ही रह जाएं और केवल हमारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएं। अब मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, पता नहीं कौन सी मानसिकता थी, ये गुलाम मानसिकता थी। और मुझे बताओ मेरे बेटे बेटियों, जापान में जापानी भाषा में पढ़ाई होती है, जर्मनी में जर्मन में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है, रूस रूसी में पढ़ता है, चीन चीनी में पढ़ता है। तो हिंदुस्तान को कौन सी भाषा में पढ़ना चाहिए? हिंदी में। लेकिन ऐसा लाद दिया अंग्रेजी, भाई जिनको सीखना अंग्रेजी सीखे, पढ़े, आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर मेरे बेटे बेटियों, अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी। हिंदी में जो गरीब घरों से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, किसान के बेटे बेटी हैं, कई बार अंग्रेजी के कारण मारे जाते हैं। अब अंग्रेजी का मतलब बुद्धिमानी थोड़ी है, हम अपनी मातृभाषा में ठीक ढंग से समझ सकते हैं। और इसलिए अंग्रेजी के बोझ को मैं बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने दूंगा। और इसलिए इस साल हमने किताबें भी छाप के तैयार कर दी। एक नई क्रांति हो रही है। ये धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। ये भाषाई गुलामी हमें स्वीकार नहीं है किसी भी हालत में। मेरे बेटे बेटियों, एक बात और, पढ़ाई के क्षेत्र में हर एक बच्चा पढ़ के आगे बढ़ना चाहता है। और इसलिए इस समय जो हम संबल योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत, अब हमने आप पीएससी की भी भर्तियां निकलेगी, चिंता मत करो, बिल्कुल कोई नहीं छोड़ूंगा। इसमें वो भी शामिल है, 1 लाख मैंने बताया, लेकिन आज ही मैंने समीक्षा की, 1,13,000 पदों पर भर्ती होगी। पीएससी के भी होगी, वर्ग 2 की भी होगी, वर्ग 3 की भी होगी। और एक तो रोजगार इसके माध्यम से, दूसरे मध्य प्रदेश में एक के बाद एक, देखो ये इंदौर, मैं इसको कहता था ये मेरे सपनों का शहर है, लेकिन आज इंदौर पूरी दुनिया के सपनों का शहर बन गया। प्रधानमंत्री जी बाली में, इंडोनेशिया में कह रहे हैं, आओ दुनिया के एनआरआई जाओ, हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आओ। ये हमारे पास मौका है। आप जानते 8, 9, 10 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, 11 और 12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। और ये सारी कवायद इसलिए कि इंदौर की ब्रांडिंग तो हो ही, लेकिन मेरे बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिले। टीसीएस इन्फोसिस आ गई है। विप्रो से मैं बात करने कल बेंगलोर जा रहा हूं। आईटी कंपनी जाए, स्टार्टअप्स जिन बच्चों ने शुरू किया है, अपने इंदौर में अकेले नहीं, मध्य प्रदेश के कस्बों में भी हमारे बच्चे जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज है, वो स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो नौकरी मांगने वाले नहीं, अब नौकरी देने वाले बन रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी कैसे रोजगार के अवसर पैदा हो, निवेश के माध्यम से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट कर सकें, उस दिशा में भी हमारे प्रयास लगातार जारी है। देखो, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया आत्मनिर्भर भारत का, तो हमने तय कर दिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री जी ने तय किया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो हमने तय किया। एमपी में राहुल की एंट्री का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 23 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी
बुरहानपुर आएंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में 4 दिनों के लिए राहुल की यात्रा में शामिल हो रही हैं। बुरहानपुर में राहुल के स्वागत के लिए कांग्रेस ने जोरदार तैयारी की है, तो वहीं सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। उधर एमपी में राहुल की एंट्री से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एमपी में राहुल की यात्रा की एंट्री का काउंटडाउन जारी है। कल यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले गांव बोदरली से राहुल मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे। वे नेहरू गांधी परिवार के चौथे शख्स हैं जो बुरहानपुर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि राहुल की यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हो रही हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। जयराम रमेश के मुताबिक प्रियंका गांधी 4 दिनों के लिए यात्रा में शामिल होंगी। बुरहानपुर में राहुल के स्वागत की जोरदार तैयारी कांग्रेस ने की है। उधर सरकार ने भी राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए बड़े बंदोबस्त कर दिए हैं। कांग्रेस लगातार राहुल की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रही थी। वहीं इंदौर में धमकी भरे एक लेटर ने भी सनसनी मचा दी थी। इसके बाद राहुल की सुरक्षा को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन और सर्विलांस कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था में 500 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। फर्स्ट लेयर में पुलिस जवान रस्सी का घेरा लेकर रहेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर आएगा, उसका स्वागत है, उसमें कौन सी अलग से कोई बात मुझे कहनी नहीं। सुरक्षा पूरी तरह से दी जाएगी। सुरक्षा हमारी जवाबदारी है और इसलिए उस मामले में सारे निर्देश दिए जा चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं की जा रही। उधर यात्रा को लेकर राजनीति भी तेज है। स्थान में वे प्रवेश कर रहे हैं बुरहानपुर में। ये हमारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। ये डेक्कन में प्रवेश होगा। भारत जोड़ो यात्रा हमारे धर्मों को जोड़ दे, हमारे जातियों को जोड़ दे, हमारी भाषाओं को जोड़ दे, हमारे सब रीति रिवाज को जोड़ दे, हमारे देवी देवताओं को जोड़ दे की यात्रा है। बीजेपी के पास बचा क्या है? पुलिस प्रशासन और पैसा, और इसका पूरा उपयोग कर रहे हो। इस यात्रा को लेकर युवा नेताओं की बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का आरोप है कि भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले को लेकर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देश में पॉजिटिव मैसेज देने का है। मेन जो कन्वीनर है कन्हैया कुमार इस यात्रा का, वो खुद नारे लगा चुका है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ऐसे लोग कहां से भारत जोड़ेंगे? ये सिर्फ राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करने का एक प्लान है। राहुल जी का मूल उद्देश्य यही है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए उनकी यात्रा के माध्यम से, और इसमें व्यक्ति कोई भी सोच हो, विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जो राहुल जी की सोच है सब लोग इसमें शामिल हों। महाराष्ट्र में जलगांव के जामोद से होते हुए यात्रा बुरहानपुर के बोदरली गांव पहुंचेगी। यात्रा 13 दिन में मध्य प्रदेश के 6 जिले बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगरमालवा में घूमेगी। इस दौरान राहुल गांधी 399 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर राजनीति गर्माती जा रही है। कांग्रेस एक तरफ जहां चुनाव आयोग से नेताम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने चुनौती दी है कि अगर दम है तो सरकार नेताम को गिरफ्तार करके दिखाए। दरअसल मामला जमशेदपुर के उस केस से जुड़ा है जिसे लेकर कांग्रेस का दावा है कि ब्रह्मानंद नेताम नाबालिग के रेप में आरोपी है। भानुप्रतापपुर से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को एक तरफ जहां कांग्रेस रेप का आरोपी बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश सरकार को चुनौती दी है कि दम है तो नेताम को गिरफ्तार करके दिखाएं। 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि झारखंड के जमशेदपुर में ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ नाबालिग से रेप का मामला दर्ज है।
जाहिर है कांग्रेस के इस दावे ने सनसनी मचा दी थी, लेकिन नेताम ने दावा किया था कि वो कभी जमशेदपुर गए ही नहीं। दरअसल कांग्रेस पीड़िता की लिखी डायरी का हवाला दे रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जहां ब्रह्मानंद नेताम का नाम होने का दावा किया जा रहा है वो डायरी का हिस्सा है ही नहीं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की साजिशन ये नाम जोड़ा है। सीनियर बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि शासन में दम है तो नेताम की गिरफ्तारी करें, वो जेल में रहेगा, हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे। इसका मतलब है कि जिसमें ब्रह्मानंद जी का नाम इन्होंने उजागर किया है वो डायरी का हिस्सा है ही नहीं। जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है तो कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक और ये नाम जोड़ा है, और इसलिए कहीं कोई पुलिस ब्रह्मानंद नेताम जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है, उनको कभी सम्मन्स नहीं मिला। ये सरकार 4 साल से, जरा बताएं ना कि कांकेर के एसपी को कभी संपर्क किया क्या झारखंड की पुलिस ने? कभी चारामा थाना को संपर्क किया क्या? कभी उनको सम्मन्स दिया क्या? कभी उनका बयान लिया क्या? तो बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी की गिरफ्तारी होती है क्या? और अगर शासन में दम है तो उसको गिरफ्तार करे, वो जेल में रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे। उधर मंत्री शिव डहरिया का दावा है कि नेताम के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी। ऐसे में चुनाव आयोग से नेताम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। डहरिया ने ये भी कहा कि बलात्कार के आरोपियों को टिकट देना बीजेपी के लिए शर्म की बात है। चुनाव में अगर आपने कभी अपराध किया है तो उसकी जानकारी आपको एफिडेविट में देनी रहती है। हमारी मांग यही है, आपके खिलाफ बलात्कार के आरोप लगे हैं, पास्को एक्ट के धाराएं आपके खिलाफ लगी हुई है, तो आपके शपथ पत्र में चुनाव में जो होता है उसमें इसकी जानकारी दिया जाना चाहिए था। और नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के, उनके पास कोई अच्छे कैंडिडेट है नहीं कि अब इस तरह के बलात्कार के मामले में जो लोग शामिल हैं ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये शर्म की बात है। बीजेपी का सवाल यह है कि अगर नेताम के खिलाफ इतना संगीन आरोप है तो झारखंड पुलिस ने कभी उन्हें समन क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों कभी नेताम से पूछताछ नहीं की गई? और जब नेताम के खिलाफ झारखंड पुलिस ने कोई जांच ही नहीं की तो फिर गिरफ्तारी कैसे करेगी? बीजेपी ने इसे सियासी हित के लिए एक आदिवासी नौजवान को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। फिलहाल नेताम के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें पार्टी की ओर से क्लीन चिट है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में सियासी चुनौतियों को भी चुनौतियां मिल रही हैं। जी हां, नजदीक आते भानु प्रतापपुर उपचुनाव ने सूबे की राजनीति का तापमान काफी बढ़ा दिया है। हर मुद्दा सियासी है और हर मुद्दे पर सियासत है। उपचुनाव में एक दूसरे की ताकत परखी जा रही है और चुनौती का जवाब चुनौती से दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासी जमीन पर फिर से पांव जमाने की जुगत में बीजेपी ने पिछले दिनों प्रदेश के संगठन में बड़ी सर्जरी की। नया प्रभारी, नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी छत्तीसगढ़ बीजेपी को दिया गया। इन सब बदलावों के पीछे सबसे बड़ी वजह चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करना था, क्योंकि 2018 में कांग्रेस के सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने राज्य के किसी चुनाव में वापसी नहीं की। लेकिन राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भानु प्रतापपुर उपचुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी वापसी करेगी? जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस ही है। लेकिन इस सियासी हकीकत को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कोई चुनौती नहीं मानते। उनका दावा है कि एक बार फिर यहां पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान के चलती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चुनाव, और हर जगह चुनौती। और मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन ओम माथुर को सीएम भूपेश बघेल का करारा जवाब मिला है। ओम माथुर कांग्रेस को चुनौती मानते हैं या नहीं, इस बात को कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही। सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा है कि चुनौती ओम माथुर के सामने टिकने की है। सीएम ने कहा है कि अब तक बीजेपी ने 4 प्रभारी बदल दिए हैं। ऐसे में वो कितने दिन तक टिकते हैं ये भी देखने वाली बात है। सर, ये ओम माथुर बहुत आसानी के साथ कल कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए चुनौती है। क्या लगता है सर आपको, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी?
बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं। चुनौती उसके अंदर है कि वो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि पुरंदेश्वरी और उसके बाद और लोग, फिर उसके बाद और, अब उसके बाद ओम माथुर जी, तो वो उनके लिए चुनौती ये है कि कितने दिन टिक पाते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं, खास तौर पर बीजेपी के उन नेताओं के लिए जिन्हें हाल ही में प्रदेश बीजेपी को जीत का मंत्र देने का मौका मिला है। बीजेपी नेता अपने मंत्र का असर बढ़ाने के लिए पुरजोर कवायद कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। खुद ओम माथुर एक्टिव मोड में है और जल्द ही प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी का ऐलान होने वाला है। उधर कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। पार्टी ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को घेरने की भी पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले चुनावों में जनता ने साफ कर दिया है कि सूबे की राजनीति में कौन भगवा है और कौन मुसवा। लेकिन पिछले चुनाव की बात छोड़िए, नया चुनाव सिर पर है और देखना होगा कि अब जनता क्या फैसला करती है। अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी के पहले ही डॉक्टरों और तमाम कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज में मंगलवार सुबह से ही डॉक्टरों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। इससे पहले सोमवार को इन डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया था। हड़ताल की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि कैबिनेट की बैठक निरस्त होने के चलते डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी। आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी गई है। अब कैबिनेट की बैठक अगले मंगलवार यानी 29 नवंबर को होगी। बताया जाता है कि अधिकांश मंत्रियों के गुजरात दौरे पर होने की वजह से इस बैठक को कैंसिल किया गया। इस अहम बैठक में कई प्रस्ताव पारित होने वाले थे। सबसे अहम प्रस्ताव ब्यूरोक्रेट्स को मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त करने का प्रस्ताव था, जिसे लेकर प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर जाने के लिए तैयार थे। अगली जो भी कैबिनेट आएगी मीटिंग, तब तक के लिए हमारा ये हड़ताल और जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, वो हमने स्थगित किया है। हमारे सभी चिकित्सा शिक्षक और हमारी जो मेडिकल टीचर एसोसिएशन है वह सतर्क हैं। अगर कभी भी इस प्रकार की कोशिश करेंगे, इस प्रस्ताव की अगर हमें जानकारी मिलेगी तो हम इसका इसी तरीके से काली पट्टी बांध के उसको पहले एक दिन पहले प्रोटेस्ट करेंगे, दूसरे दिन आंदोलन करेंगे। अगर बैकडोर से कुछ छिपा के इस तरीके का आंदोलन आएगा तो हम उसके बाद अनिश्चितकालीन इमरजेंसी और रूटीन सेवाएं तत्काल प्रभाव से जानकारी मिलने के बाद हम बंद कर देंगे। ये मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस आंदोलन को लेके जाएंगे। इसमें IMA, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, नर्सेज एसोसिएशन, पैरामेडिकल, चिकित्सा से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उन सबको हम साथ लेके आगे बढ़ेंगे। ये कोई प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध नहीं है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, मरीजों के हितों का जुड़ा मुद्दा है और उनकी बेहतर जानकारी हम लोगों को है। हम लोग पढ़ते हैं, कार्य करते हैं, सीखते हैं, अनुभव होता है, तो हमें इस तरीके का प्रशासकीय अनुभव खुद भी होता है और हमें इसकी जानकारी होती है क्या क्या जरूरत है, दवाइयों की, उपचार की क्या क्या जरूरत है, क्या क्या सुविधाओं की जरूरत है। वहीं जैसे ही कैबिनेट की बैठक रद्द हुई, वैसे ही डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी, क्योंकि डॉक्टर कैबिनेट में आने वाले ब्यूरोक्रेट्स को मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त कराने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। अब जब कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई और ये प्रस्ताव आया ही नहीं, तो डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। शिवपुरी के उत्कृष्ट विद्यालय में जो घटना हुई उसे सुनकर हर पालक थर्रा जाएगा, क्योंकि यहां मामूली सी बात पर एक टीचर ने क्रूरता के सारी हदें पार कर दी। ऐसे में सवाल यह है कि आपके हमारे बच्चे स्कूल में टीचर्स के गुस्से से ही क्या महफूज हैं? बच्चा जब हमारे अंडर में रहता है तो हमारा बच्चा रहता है, और ये बच्चे मेरे ही बच्चे हैं और ये मेरे बच्चे की समान है, हमारा बच्चा है। अस्पताल के बिस्तर पर इस बच्चे के पैर दबा रहा ये शख्स कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है, ये जानने से पहले ये बताते हैं कि ये बच्चा आखिर यहां पहुंचा कैसे। जिला अस्पताल के इस बेड पर लेटा ये बच्चा है ललित धाकड़, जो कि शिवपुरी के उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र है। आज जब वो स्कूल पहुंचा और कक्षा में गया तो उसकी शर्ट थोड़ी सी फटी थी।
बस टीचर ने आव देखा न ताव इस बच्चे की शर्ट को उसी हिस्से से पकड़ा जहां से वो फटी थी और फिर उसे पूरा फाड़ते हुए गुस्से में आकर बच्चे के सिर को बेंच पर दे मारा, जिससे ललित वहीं बेहोश हो गया। अब इस बच्चे के पैर दबा रहा है ये शख्स वही टीचर दिलीप राय है, जो ये कह रहा है कि ये बच्चा भी उनका अपना ही बच्चा है। बच्चा जो हमारे अंडर में रहता है तो हमारा बच्चा रहता है, और ये बच्चे मेरे ही बच्चे हैं और ये मेरे बच्चे की समान है, हमारा बच्चा है। पहले गुस्सा निकाला, शर्ट फाड़ी, बेंच पर सिर दे मारा और अब दुलार की ये नौटंकी। नौटंकी इसलिए कि अगर वाकई टीचर इसे अपना बच्चा समझते तो जाहिर है शर्ट फटी होने जैसी छोटी सी घटना तो छोड़िए, बड़े से बड़े हालात पर भी क्रूरता की सीमाओं को न लांघते। हालांकि बच्चे के बेहोश होने की खबर जैसे ही स्कूल के स्टाफ को लगी, वो तुरंत इसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चे का इलाज किया जा रहा है। खुद ललित की जुबानी सुनिए हुआ क्या था। थोड़ी शर्ट पड़ रही थी तो उन्होंने वो फाड़ दी। किसने? अच्छा, और क्या फिर मारपीट भी की थी क्या तुम्हारी? किस चीज से? वो मेरी बेंच में दे दी मेरी सर को बेंच में दे दिया पकड़ के, और कितना मारा था? मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे सर दे दिया सभी के सामने? तो फिर तुमको अस्पताल लेके कौन आया था? और वो बच्चे थे, वो सर थे। कौन से सर लेके आए स्कूल वहाँ पे अस्पताल? उनका नाम मुझे नहीं। वहीं इस मामले की खबर मिलने के बाद स्कूल के प्राचार्य हरकत में आए। उन्होंने न केवल अस्पताल पहुंचकर छात्र की स्थिति को देखा, बल्कि पूरी घटना पर जिला शिक्षा अधिकारी को खबर की और जांच समिति का गठन भी कर दिया, जो 2 दिनों में पूरी रिपोर्ट देगी। प्रिंसिपल का कहना है कि अगर टीचर दोषी पाए गए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे 9th क्लास में एक टीचर हैं दिलीप राय, तो पढ़ाते समय उन्होंने एक बच्चे को मार दिया था। तो मेरे संज्ञान में आया तो उस बच्चे को चोट लगी थी और हमारे स्टाफ द्वारा तुरंत हॉस्पिटल, हमारे स्कूल के जस्ट पास में ही है, तो तुरंत हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए ले गए थे। और मैं भी स्वयं हॉस्पिटल पहुंचा तुरंत और बच्चे को प्राथमिक उपचार दिलवाया और बच्चा अब ठीक है। और इस प्रकरण में मैंने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया और नियमानुसार मैंने एक कमेटी भी गठित कर दी, जो इस पूरे प्रकरण की जाँच करके 2 दिन में मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और अगर शिक्षक की गलती पाई जाती है तो निश्चित रूप से नियमानुसार उसके लिए कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को मेरे द्वारा लिखा जाएगा। कहा जाता है कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं और शिक्षक वो कुम्हार जो उन्हें गढ़ने का काम करते हैं। लेकिन शिवपुरी के उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षक ने क्रूरता की सारी सीमाओं को लांघते हुए जिस घटना को अंजाम दिया, उसने शिक्षक जैसे पवित्र और सम्मानित पेशे को भी कलंकित कर दिया है। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18, शिवपुरी। कोरबा में तेजी से बढ़ा है पासपोर्ट बनाने का क्रेज। सैर सपाटे के साथ ही साथ शिक्षा और मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं। 2018 से अब तक 7,500 से ज्यादा लोग पासपोर्ट बनवा चुके हैं। कोरबा का कोसाबेड़ी स्थित मुख्य डाकघर, जहां लगातार बढ़ती जा रही भीड़। साल 2018 में तत्कालीन सांसद डॉक्टर बंशीलाल महतो ने यहां पासपोर्ट कार्यालय के उद्घाटन किया था। तब से लेकर अब तक कोरबा में पासपोर्ट बनवाने का क्रेज भी बढ़ गया है। पहले पासपोर्ट के लिए रायपुर, बिलासपुर जैसे शहरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब कोरबा में ही सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ऑनलाइन फॉर्म, अपॉइंटमेंट और पासपोर्ट की फॉर्मेलिटी पूरी। 2018 से अब तक 7,500 से अधिक पासपोर्ट बन चुके हैं। हर महीने करीब 500 पासपोर्ट बन रहे हैं। खास बात की शिक्षा और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लोगों में विदेशों में सैर सपाटे का चलन भी बढ़ा है। कोरोना काल में लगा ब्रेक भी खत्म हो चुका है। पोस्ट ऑफिस में जैसे प्रधान डाकघर जितने भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हम सभी जगह पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला हुआ है। माने जो भी माने सांसद एरिया है समझिए, है ना, तो उस एरिया में एक पासपोर्ट खुला हुआ है और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोग आकर पासपोर्ट बना रहे हैं। और हमारे जैसे कोरबा में दिसंबर 18 में ये पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला था और तब से लेके जो है अभी तक लगभग 200 से 250 के एवरेज में प्रति माह जो है पासपोर्ट
बन रहा है। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक रोजाना 40 अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं और हर दिन 15 से 20 लोग पासपोर्ट बनवाने पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद पासपोर्ट घर तक पहुंचाया जाता है। ये पूरी सुविधा हो गई है। पहले हमारे को इसके लिए रायपुर जाना पड़ता था, अब यही हो जाता है ये काम। हमारा समय बहुत बचा। पासपोर्ट बनाने पहुंच रहे लोगों का कहना है कि पहले रायपुर बिलासपुर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब सारा काम कोरबा में ही हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले कि यहाँ का जो अपॉइंटमेंट का जो स्लॉट है वो 40 का स्लॉट है, 40 अपॉइंटमेंट मैक्सिमम पर डे के हिसाब से है, जिसमें एवरेज जो है वो 15 से ऊपर ही एवरेज रहता है एप्लीकेशन का। प्लस अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले से पीसीसी भी शुरू हो गया है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो पहले केवल हेड ऑफिस में ही होता था, लेकिन अभी मिनिस्ट्री में पीसीसी के लिए भी यहाँ की सुविधा कर दी है। आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी अपने आप में अहम दस्तावेज हैं। उसी तरह विदेश की यात्रा के लिए जरूरी है पासपोर्ट। तो अगर आप भी कोरबा में रहते हैं तो जल्द तैयार करवा लीजिए अपना ये महत्वपूर्ण दस्तावेज। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।